जय हिंद साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज हमारी एनवायरनमेंट सीरीज की 5वीं वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरणीय अनुकूलन यानी कि एनवायरमेंटल एडॉप्टेशन, और दूसरा चैप्टर जो हम इसी में पढ़ेंगे वह होगा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। दोस्तों, ये दोनों चैप्टर प्रीलिम्स एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन्वायरमेंट की एक पूरी सीरीज हम चला रहे हैं अपने इस चैनल पर। यदि आपको पूरी सीरीज के वीडियो चाहिए तो अभी तक हमने 5 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल पर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी नाम से एक पूरी प्लेलिस्ट है, जिसमें 5 वीडियो अवेलेबल हैं। 1 बाय 1 ऐसे ही पूरे एनवायरनमेंट का कोर्स आपको इस चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों, आइए आज की क्लास में हम पर्यावरणीय अनुकूलन और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो की देखिए रूपरेखा मैं पहले भी बता चुका हूं, जो लोग पहले से वीडियो देख रहे हैं उनको मालूम होगा। आइए, आप नए हैं तो आपके लिए एक बार फिर से बता देता हूं। सबसे पहले हम इन दोनों चैप्टर से संबंधित कंटेंट यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद कंटेंट पर ही आधारित जो हमारे PYQs हैं, जो कि पर्यावरणीय अनुकूलन और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से संबंधित होंगे, उनकी बात करेंगे। वो चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, सभी एग्जाम के अंदर अभी तक आए हुए PYQs को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस कंटेंट पर आधारित दोस्तों हम प्रैक्टिस सेशन लेकर आते हैं वीडियो के बिल्कुल लास्ट में। 15 से 20 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे इसी विषय से संबंधित डिस्कस किए जाते हैं। तो आइए बिना देर किए फटाफट शुरू करते हैं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। दोस्तों, पर्यावरणीय अनुकूलन सबसे पहला हमारा चैप्टर है एनवायरमेंटल एडॉप्टेशन। तो आइए हम थोड़ा सा एनवायरमेंटल एडॉप्टेशन की भूमिका को समझने का प्रयास करते हैं। वैसे तो बहुत इजी ये टॉपिक है, लेकिन फिर भी आइए थोड़ा भूमिका बनाता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रत्येक जीव एक विशिष्ट पर्यावास यानी कि आवास में रहने के लिए अनुकूलित होता है, एडॉप्टेड होता है। हम जानते हैं कि नारियल को रेगिस्तान में आप नहीं उगा सकते और ऊंट समुद्र में जीवित नहीं रह सकता, अर्थात नारियल व ऊंट इन पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित नहीं होते हैं। दोस्तों, पर्यावरणीय अनुकूलन किसी जीव द्वारा अपने पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालने की प्रक्रिया है, जिससे वह जीवित रह सके और प्रजनन कर सके। ठीक है, आई होप आपको सिंपल परिभाषा पर्यावरणीय अनुकूलन की समझ में आई होगी। दोस्तों, यह अनुकूलन शारीरिक, व्यवहारिक और आनुवंशिक हो सकता है। ये 3 तरह का अनुकूलन हो सकता है। दोस्तों, प्राकृतिक चयन के माध्यम से जीवों में धीरे धीरे ऐसे गुण विकसित हो जाते हैं जो उनके पर्यावरण में जीवित रहने में मदद करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर रेगिस्तान में खड़े इस ऊंट का चित्र देखिए, ध्रुवीय भालू का चित्र देखिए, और यहाँ पर चमगादड़ जैसे एक जानवर का चित्र आप देखते रहिए, समस्त बातें आपको समझ में आएंगी। उदाहरण के लिए देखिए कि ऊंट के कुबड़ में, ऊंट का कुबड़ ये वाला हिस्सा, ठीक है, ऊंट के कुबड़ में फैट संग्रहित होता है, वसा संग्रहित होता है, जिससे वह रेगिस्तान में लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। इसी तरह दोस्तों, ध्रुवीय भालू के सफेद फर, ये जो सफेद फर ध्रुवीय भालू के ऊपर आप देख पा रहे हैं इमेज के अंदर, उसे बर्फीले वातावरण में छिपने में मदद प्रदान करता है। देखिए इसने किस तरह से अपने पर्यावरण को एडॉप्ट कर लिया और उसके शरीर के अंदर धीरे धीरे ऐसे गुण विकसित हुए जो उनके पर्यावरण में उसे जीवित रखने में मदद प्रदान करते हैं। दोस्तों, पर्यावरणीय अनुकूलन न केवल जीवों के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आई होप आपको एनवायरमेंटल एडॉप्टेशन यानी कि पर्यावरणीय अनुकूलन बहुत अच्छे से बड़ी आसान भाषा में समझ में आया होगा, और इस चित्र ने आपको ज्यादा मदद की होगी इस टर्म को समझने में। दोस्तों, पर्यावरणीय अनुकूलन के कुछ प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, जो कि अभी हमने देखा। तो इन तीनों प्रकारों पर एक एक करके हम थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये अनुकूलन कैसा हो सकता है? शारीरिक अनुकूलन हो सकता है, ठीक है, जिसमें जीवों के शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जो उनके अस्तित्व में सहायता करते हैं, जैसे ऊंट के कुबड़ में वसा का संग्रहण। तो ये क्या हुआ? शारीरिक अनुकूलन का एक
उदाहरण हो गया। उसके बाद विकसित होगा दोस्तों व्यवहारिक अनुकूलन। व्यवहारिक अनुकूलन क्या होगा? जीवों के व्यवहार में परिवर्तन होता है, जैसे प्रवासी पक्षियों का मौसम बदलने पर स्थान में परिवर्तन कर देना, ये उनके व्यवहारिक अनुकूलन का एक बड़ा ही जबरदस्त उदाहरण है। और तीसरा अनुकूलन जो हमारा होता है वो दोस्तों, वो होता है आकृति संबंधी अनुकूलन। इसमें क्या होता है? जीवों की शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता है, जैसे कि ध्रुवीय भालू के सफेद फर होते हैं जो उसे बर्फीले वातावरण में कैमोफ्लाज एक तरह से छिपने में मदद प्रदान करते हैं। कैमोफ्लाज यानी कि छद्मावरण हिंदी में इसे बोलते हैं। वो क्या है? हाल इसके बारे में बस चंद मिनटों में आपसे बात करने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, अनुकूलन जो होता है वो कई तरह का होता है। जैसे पहला है हमारा पौधों के प्रति अनुकूलन। दोस्तों पौधों के अंदर विशेष गुण होते हैं जिनके द्वारा वे अपनी सहनशीलता की सीमा को बढ़ाकर प्रकाश की अवधि, सूखे की स्थिति, उच्च तापमान, जल संतृप्त स्थिति तथा लवणीय वातावरण जैसी परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। अब प्रकाश के साथ पौधे अपना अलग से अनुकूलन कर लेते हैं। जानते हैं कि प्रकाश अनुकूलित पौधे उच्च तापमान में भी प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं तथा उनकी श्वसन दर भी दोस्तों क्या होती है? उच्च होती है। ये साथ ही पौधे जलाभाव और ताप के प्रति भी अनुकूलन करते हैं। जलाभाव जैसे गर्म मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उसमें शुष्क मृदा या उच्च तापमान में जीवित रहने के लिए वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। इस प्रकार जो दोस्तों पौधे स्वयं को शुष्क स्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं एवं इनकी लघु जीवन अवधि होती है, जिसे क्या कहा जाता है? इफीमेरल। क्या कहा जाता है? इफीमेरल। ठीक है, इफीमेरल कहा जाता है किसे? जब जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं वो शुष्क मृदा और उच्च तापमान में अपने आप को जीवित रहने के लिए अनुकूलित कर लेते हैं। इस प्रकार ये पौधे जो है इस स्थिति में रहने के लिए अपने आप को जब अनुकूलित कर लेंगे, इसी स्थिति को इफीमेरल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों कुछ पौधों को हम जानते हैं कि जिनकी गहरी अपसारण जो जड़ें होती हैं शुष्क मौसम में जल पटल तक पहुंच जाती हैं, यानी कि खासकर हम ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखते हैं कि इनकी जड़ें जो हैं पौधों की, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें पानी की तलाश में बहुत गहरे चली जाती हैं, जिसमें प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा जो हम जो है जो बबूल देखते हैं, कभी-कभी हम प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा को हम बिलायती बबूल के नाम से भी जानते हैं। उसको हम दिल्ली जैसे एरियाज में कीकर बोलते हैं। ठीक है, इसी श्रेणी में खजूर और एकेसिया के भी वृक्ष आते हैं। दोस्तों कैक्टस का पेड़ जो होता है, कैक्टस एक मांसलोद्भिद पेड़ होता है। इसके मांसल पत्तों और तनों में जल संग्रहित रहता है जो कि शुष्क पर्यावरण के लिए अनुकूलित होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे जलाभाव की स्थिति में और ताप के अनुकूलन की स्थिति में पौधे किस तरह से व्यवहार करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आता है ये आपने जो है कि अनुकूलनशीलता अच्छे से समझ ली। ठीक है, अनुकूलनशीलता आपके समझने के बाद पौधों की अनुकूलनशीलता, उसके बाद आप समझते हैं कि लवणता में भी पौधे अनुकूलित होते हैं, जिसमें जो लवणता वाले क्षेत्र में, लवणता युक्त वातावरण में जो पौधे पलेंगे आप उनको क्या कहेंगे? लवणोद्भिद, हैलोफाइट्स। ठीक है, क्या कहेंगे? लवणोदभिद। ऐसे पौधे जो लवणता वाले पर्यावरण में सरवाइव कर जाते हैं उन्हें हैलोफाइट्स के नाम से हम आप जानते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप अच्छे तरीके से जो है कि पौधों में अनुकूलता की युक्तियां जो होती हैं, चाहे वो इमिफिरल हो और लवणोद्भिद हो, अच्छे से आप समझ पाए होंगे। पौधों में अनुकूलता के समझने के बाद अब आप जो है थोड़ा सा प्राणियों में अनुकूलता को आप जो है समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, प्राणियों में अनुकूलता में आगे हम छद्मावरण यानी कि कैमोफ्लाज को, शीत निष्क्रियता वगैरह को समझने की कोशिश करेंगे। प्राणियों में अनुकूलता को अगर मैं थोड़ा सा अगर बताने की कोशिश करूं तो ये होगा कि पौधों की तरह जीव भी विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने तथा विकास करने हेतु समझौता करते हैं। मांसाहारियों तथा शाकाहारियों में एक विशेष निश्चित प्रकार के भोजन खाने की अनुकूलता रहती है। कुछ प्राणियों में परभक्षियों द्वारा खाए जाने से बचने के लिए अनुकूलता होती है। ठीक है दोस्तों, प्राणियों में अनुकूलता आपको अभी आगे मैं छद्मावरण, शीत निष्क्रियता जैसे हाइबरनेशन जैसी जो कुछ बातें बताऊंगा उसमें आप ये चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जलाभाव के प्रति अनुकूलन की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ा उदाहरण लेंगे कंगारू चूहा की। ठीक है, कंगारू चूहा
जो यूपीएससी में सवाल भी आ चुका है, ठीक है, कंगारू चूहा के बारे में। कंगारू चूहा दोस्तों मरुस्थलीय प्रदेश में रहता है। ये प्राणियों में दो प्रकार का अनुकूलन होता है जो मरुस्थलीय प्रदेश में रहते हैं। पहला, एक तो जलहरास को जितना संभव हो सकता है उतना कम करते हैं, यानी कि जल ज्यादा बर्बाद नहीं करते अपने शरीर से, और दूसरा मरुस्थलीय परिस्थिति के अनुसार जो है अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे कंगारू चूहा सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसका मूत्र ठोस रूप में उत्सर्जित होकर जल को संरक्षित करता है तथा जन्म से मृत्यु तक कंगारू चूहा बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। ये इसकी विशेषता है। उसी तरह से ऊंट भी मुख्य रूप से अनुकूलित होता है। दोस्तों इसी तरह से अनुकूलन में आगे हम बढ़ेंगे और शीत के प्रति अनुकूलन को थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। जैसे आप ये समझिए कि स्थानबद्ध जो प्राणी होते हैं, जैसे बरकॉन क्ले एक होता है जो कि अत्यधिक ठंडे और अंतर ज्वारीय क्षेत्रों में रहता है, और ये जो है मकड़ी और कई कीट शीत दौरे के प्रभाव का प्रतिरोध करने और सहन करने की प्रक्रिया द्वारा करते हैं। दोस्तों हिम सहनशील जो जीव होते हैं, यानी कि द फ्रीज टॉलरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, या फिर वो होम हिम न्यूक्लिएटिक जीव होते हैं, आइस जो न्यूक्लिएटिक प्रोटीन उनमें पाया जाता है, जो कि बहुत ही कम अब शून्य सब जीरो तापमान पर बाह्य कोशिका स्थानों में हिम निर्माण को प्रेरित करते रहते हैं। तो शीत के प्रति अनुकूलता भी आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने बताया था कि जो है कि प्राणियों में अनुकूलता को छद्मावरण के माध्यम से समझिए। छद्मावरण क्या है, कैमोफ्लाज क्या है। आपने कई बार मिलिट्री के जवानों को भी देखा होगा अपने पर्यावरण के अनुसार ड्रेस पहनकर उसमें छिपने या कैमोफ्लाज करने की विधा को प्रदर्शित करते हुए। यहाँ पर कैमोफ्लाज का सबसे बढ़िया उदाहरण एक गिरगिट द्वारा प्रदान किया जा रहा है। देखिए ग्रीनरी है इसके आसपास जंगल में, और किस तरह से ये गिरगिट भी ग्रीन सा हो गया है। तो छद्मावरण यानी कि कैमोफ्लाज क्या है, तो पर्यावरण में कैमोफ्लाज जीवों द्वारा अपने शरीर के रंग, बनावट और आकार को परिवेश के अनुरूप बदलकर क्या करते हैं, शत्रुओं से बचने की प्रक्रिया ये होती है। इसी को हम कैमोफ्लाज बोलते हैं। गिरगिट को आप उदाहरण के रूप में यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम थोड़ा सा एक और प्रक्रिया समझेंगे, शीत निष्क्रियता, जिन्हें हम हाइबरनेशन के नाम से जानते हैं। हाइबरनेशन का जो चित्र है आगे आपको मिलने वाला है। हाइबरनेशन क्या है, सबसे पहले समझिए। ये एक शारीरिक स्थिति है जिसमें कुछ जीव अत्यधिक ठंडे मौसम में अपनी गतिविधियों को क्या कर देते हैं, धीमा कर देते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शीत निष्क्रियता, शीत के टाइम पे निष्क्रिय हो जाना, हाइबरनेट कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, ठंड के टाइम पे अपनी गतिविधियों को क्या करते हैं, धीमा कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस दौरान उनका शरीर तापमान, हृदय गति, चयापचय को कम कर लेता है, जिससे वे ऊर्जा बचा सके, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उदाहरण स्वरूप जो है दोस्तों, भालू, गिलहरी, चमगादड़ आदि सर्दियों में क्या करते हैं, हाइबरनेशन करते हैं। भालू, गिलहरी, चमगादड़ ये अपनी गतिविधियों को सर्दियों के टाइम पे कम कर लेते हैं। ये अभी एक गिलहरी को हाइबरनेट करते हुए आगे तस्वीर के अंदर आप देखेंगे। ये जीव अपनी माद में छिपकर लंबी नींद में चले जाते हैं और फैट के रूप में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग जो है करते रहते हैं। तो शीत में निष्क्रियता, ठंड के समय पे निष्क्रियता, इसी को हम हाइबरनेशन कहते हैं, ठीक है। दोस्तों हाइबरनेशन को इस चित्र के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि एक गिलहरी किस तरह से अपने आप को छुपने के लिए बिल में घुसा जा रहा है, ठीक है। और ये बिल में घुस जाएगा, अपने आप को बिल्कुल ही निष्क्रिय कर देगा, ठीक है। वैसे ही एस्टिवेशन, हाइबरनेशन होता है शीत निष्क्रियता, एस्टिवेशन होता है ग्रीष्म निष्क्रियता। ग्रीष्म निष्क्रियता का उदाहरण सबसे बड़ा ये है कि एक कछुए को आप जमीन में धंसा हुआ देख रहे हैं चित्र के अंदर। ये क्या है, ये गर्मी और सूखे मौसम में जीवों द्वारा अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें वे अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। कोई काम वाम नहीं करते, चुपचाप मार के जमीन में धंस जाते हैं। इनमें जो है मुख्य रूप से उदाहरण में आप मेढक देख सकते हैं, घोंघा देख सकते हैं, केचुआ देख सकते हैं आदि। ये सब गर्मियों में मिट्टी और पानी में छुप कर एस्टिवेशन करते हैं, यानी कि ग्रीष्म निष्क्रियता का प्रदर्शन करते रहते हैं। इसी में एक उदाहरण है अफ्रीकी फेफड़े वाली जो मछली होती है उसका। वो क्या करती है कि सूखे में वो कीचड़ में छिपकर कई महीने तक जीवित रह सकती है, अफ्रीका की फेफड़े वाली मछली,
ठीक है। तो आई होप ग्रीष्म निष्क्रियता, शीत निष्क्रियता आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक और टर्म बहुत महत्वपूर्ण है जिनमें समतापी और असमतापी, असमतापी यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं उनको समझने का प्रयास कीजिएगा। चित्र में आपको घड़ियाल, मछली, मेंढक, ठीक है, जो है बाकी सांप, छिपकली, ये सब दिख रहा है। ये क्या है? असमतापी क्या होते हैं? असमतापी वे प्राणी होते हैं जिनका शरीर बाहरी वातावरण के अनुसार अपने तापमान को क्या करता है? बदलता है। बाहरी वातावरण में जैसा तापमान है वैसा ही अपने शरीर के तापमान को कर लेते हैं। इन्हें ऊष्मा रहित यानी कि पोइकिलोथर्मिक प्राणी भी कहा जाता है। ऊष्मा रहित प्राणी इन्हें कहते हैं। जब दोस्तों वातावरण गर्म होता है तो इनका शरीर क्या होता है? गर्म हो जाता है, और ठंडे वातावरण में इनका शरीर ठंडा रह जाता है, यानी कि ये अपने शरीर के तापमान को बाहरी तापमान से बड़े ही प्यार से मैच कर पाते हैं। ठीक है, तो असमतापी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों उदाहरण के रूप में यहाँ सारे जानवर जो है कि इमेज के अंदर दिखाए गए हैं, आप लोग इसको देख लीजिए। असमतापी के बाद अब आइए समतापी जो एनिमल्स होते हैं, हॉट ब्लडेड एनिमल्स, इसके बारे में समझते हैं। समतापी प्राणी दोस्तों वे होते हैं जो अपने शरीर का तापमान क्या होते हैं? स्थिर बनाए रखते हैं, चाहे वातावरण का तापमान कैसा भी हो, यानी कि इनका तापमान, इनके जो शरीर का तापमान है वो बाहरी वातावरण के तापमान से भिन्न नहीं रहता है, क्या होता है? स्थिर बना रहता है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? उष्ण तापी होमियोथर्मिक जानवर की श्रेणी में ये आते हैं, और इसी श्रेणी में हम भी आते हैं, यानी कि मनुष्य भी जो है एक समतापी हॉट ब्लडेड एनिमल, एनिमल तो नहीं कहेंगे, जीव होता है। ठीक है, मनुष्य भी हॉट ब्लडेड होता है, और यहाँ पर इनके शरीर में एक आंतरिक तापमान नियमन तंत्र होता है। ठीक है, थर्मो रेगुलेशंस होता है, और इस उदाहरण के रूप में मैमल्स जिसकी श्रेणी में हम भी आते हैं, ठीक है, इंसान भी आते हैं, शेर, गाय, पक्षी, कबूतर, गिद्ध और तोता लोग भी इसी श्रेणी में आते हैं। ये कौन से एनिमल होते हैं? समतापी यानी कि हॉट ब्लडेड एनिमल होते हैं। और ये क्यों हॉट ब्लडेड कहे जाते हैं? क्योंकि ये अपने शरीर के तापमान को बाहरी तापमान के साथ मैच नहीं कर पाते। इनके शरीर का तापमान स्थिर रहता है, बाहर चाहे तापमान की कैसी भी स्थिति क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, आपने बहुत अच्छे से पर्यावरणीय अनुकूलन यानी कि एनवायरमेंटल एडॉप्टेशन को और उससे संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण टर्म्स थे उसको बेहतरीन तरीके से समझा। अब आइए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पर चलते हैं। हमारा ये नया चैप्टर है, लेकिन छोटा चैप्टर था, इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इस चैप्टर को समझना आवश्यक समझा। ठीक है, तो आइए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। कैसी है? जिसके माध्यम से किसी विकास परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि कोई प्रोजेक्ट्स है वो हम ये पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के तहत ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि अमुक परियोजना का पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किसी परियोजना के लिए संभावित विविध विकल्पों की तुलना करता है एवं ऐसे विकल्प चुनने में मदद करता है जो परियोजना के पर्यावरणीय एवं आर्थिक मूल्य के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ हो। इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच क्या है? संतुलन बनाना। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, ताकि सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। यह प्रक्रिया दोस्तों यह तय करने में मदद करती है कि कोई परियोजना पर्यावरण के लिए कितनी अनुकूल एवं हानिकारक होगी, इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप आई होप समझ पा रहे होंगे पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या है। दोस्तों, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के अंतर्गत वायु, जल, भूमि, जैव विविधता, मानव स्वास्थ्य, सामाजिक संरचना, पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, ताकि दोस्तों यदि कोई परियोजना पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है तो उसे स्वीकृति नहीं दी जाती या उसमें आवश्यक सुधार
किए जाते हैं। तो आई होप आपको पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या है, ये क्यों जरूरी है, ये क्यों किया जाता है, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के अंदर वर्तमान या संभावित कार्यों के भविष्यगामी परिणामों की पहचान की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसके अंदर हम कुछ चीजों को सुनिश्चित करते हैं परियोजना के संदर्भ में। उसमें हम पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं, निश्चितता सर्टेनिटी सुनिश्चित करते हैं, सहभागिता सुनिश्चित करते हैं, व्यवहारिकता सुनिश्चित करते हैं। हम समझते हैं कि उसमें लोचशीलता भी होनी चाहिए, यानी कि यदि हमें सुधार की कोई गुंजाइश हो तो वो भी की जा सके। लागत प्रभाविता उसमें हम ध्यान में रखते हैं, विश्वसनीयता ध्यान में रखते हैं, साथ ही हम जवाबदेहिता को भी महत्वपूर्ण रूप से इस कार्यक्रम के अंदर ध्यान में रखते हैं। आई होप आपको पर्यावरणीय प्रभाव आकलन बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन भारत में कब शुरू हुआ, कब से ये चीजें होने लगी, उसको समझने से पहले थोड़ा सा बस मुझे आप 2 मिनट सुनिएगा। दोस्तों, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की जो संकल्पना एवं विधि है, उसका उद्भव होता है 1969 में। कहा? यूएस के अंदर। ठीक है, यूएस में नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट पारित होता है यूएस के अंदर 1 जनवरी 1970 को। उस समय तत्कालीन यूएस के राष्ट्रपति रहे रिचर्ड निक्सन ने इस परियोजना पर हस्ताक्षर किया और इस अधिनियम को उन्होंने कई उद्देश्यों के साथ बांध दिया, जिसमें पहला उद्देश्य हुआ कि मनुष्य एवं पर्यावरण के मध्य मधुर संबंध स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा करना। इनका दूसरा उद्देश्य था पर्यावरण एवं जीवमंडल की क्षति को रोकना या पूर्णतया समाप्त करने के प्रयास करना या मनुष्य के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए कार्य करना। तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है राष्ट्र के लिए उपयोगी जो प्राकृतिक संसाधन है तथा पारिस्थितिकी तंत्र है, उनकी समझ लोगों में बढ़ाना। एंड 5वां जो उद्देश्य था पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के एक्ट का, वह था पर्यावरणीय गुणवत्ता परिषद यानी कि काउंसिल ऑन एनवायरमेंटल क्वालिटी की स्थापना करना। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जब राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम लागू होता है, उसी समय भविष्य में क्रियान्वित होने वाली जो सभी कार्य योजनाएं हैं, उनके लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को अनिवार्य बना दिया गया था। इसके अभाव में दोस्तों किसी भी प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति नहीं दी जा सकती थी। इसका प्रभाव विश्व के अन्य विकसित देशों पर भी पड़ा, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों ने बड़ी जल्दी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को अपनाया। उसके बाद साल 1990 तक विश्व बैंक के साथ साथ कोलंबिया और फिलीपींस जैसे विकासशील देशों में भी इसे अंगीकृत किया गया और उसी श्रेणी में हमारा भारत भी आता है। और हमारे भारत ने भी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया सन 1976-77 के अंदर, जब योजना आयोग ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को नदी घाटी परियोजनाओं का परीक्षण पर्यावरणीय दृष्टिकोण से करने के लिए कहा। दोस्तों, भारत में एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की शुरुआत 1978-79 में होती है, लेकिन इसे कानूनी रूप से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 1994 में भारत में अनिवार्य कर दिया गया। और वर्तमान में दोस्तों एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अधिसूचना 2006 के तहत यह प्रक्रिया संचालित की जाती है। और दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जो है 1994 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत इसके लिए अधिसूचना जारी करके इस अधिसूचना की सूची 1 में सूचीबद्ध किए गए विषयों से संबंधित किसी भी परियोजना के विस्तार करने और नई परियोजना को शुरू करने पर पर्यावरणीय मंजूरी को अनिवार्य बना दिया था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये प्रक्रिया यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछी जा चुकी है। सबसे पहले इस प्रक्रिया को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। दोस्तों पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की जो प्रक्रिया है, उसके चरण संबंधित देश और वित्त पोषण की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।
हालांकि अधिकांश पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रक्रियाओं की एक सामान्य संरचना होती है और मुख्य चरणों के क्रियान्वयन के लिए कुछ आधारभूत मानक होते हैं जिनका पालन करना होता है। वैसे तो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रक्रिया में 9 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण परियोजना के समग्र निष्पादन का आकलन करने में समान रूप से क्या होता है, उपयोगी होता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सामान्यतः दोस्तों किसी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का आरंभ किस चीज से होता है, स्क्रीनिंग से होता है, जिसमें हम परियोजना को पर्यावरणीय प्रभावों के आधार पर क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत हुई स्क्रीनिंग से, याद रखिएगा प्रीलिम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, दूसरा चरण होता है स्कोपिंग, प्रभावित क्षेत्रों और कारकों की पहचान करना। तीसरा चरण होता है प्रभाव विश्लेषण या असेसमेंट करना। ठीक है, असेसमेंट के अंदर इसको हम दोस्तों बेसलाइन स्टडी भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत परियोजनाओं के जो है दोस्तों विकास कार्यों के प्रारंभ में पहले की पर्यावरणीय स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इसमें निर्धारित मानकों के लिए स्थान विशेष के प्राथमिक आंकड़ों का निरीक्षण भी किया जाता है और पर्यावरणीय प्रभाव का गहन अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए समाधान भी सुझाए जाएंगे और अंत में दोस्तों डिसीजन मेकिंग किया जाएगा, प्रभावों की भविष्यवाणी की जाएगी, प्रेडिक्शन ऑफ इम्पैक्ट होगा। ठीक है, निर्णय सरकार और पर्यावरण मंत्रालय को जो है कि मंजूरी प्रदान कर देता है या अस्वीकार कर देता है। लास्ट में सरकार या पर्यावरणीय जो मंत्रालय है इस परियोजना के संबंध में या तो मंजूरी दे देगा या क्या करेगा, अस्वीकार कर देगा। याद रखिएगा इसके कितने चरण हैं, 9 चरण हैं, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें प्रारंभ होगा जब, एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रारंभ होगा असेसमेंट जो की प्रक्रिया होगी, पहले प्रारंभ होगी पहले चरण में। दूसरे चरण में स्थान का चयन होगा। तीसरे चरण में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन संचालित होगा। चौथे चरण में आप एनओसी के लिए आवेदन करेंगे। पांचवें चरण में दोस्तों राज्य प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड होता है उसके द्वारा सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाती है। फिर छठवें चरण में दोस्तों पर्यावरणीय परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन, आवश्यक दस्तावेज जमा करना होता है। फिर उसके बाद जो है 8वां चरण 9वां चरण आता है पर्यावरणीय आकलन समिति द्वारा समीक्षा, जिसमें बदलाव की सिफारिश की जाती है, स्वीकृति या अस्वीकृति की जाती है। ठीक है, तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की एक प्रक्रिया है, उसकी सामान्य विधि आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के अंदर जो है कितने घटक होने चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। कितने घटक होने चाहिए, तो देखिए पहला है वायु पर्यावरण। इसके अंतर्गत क्या होगा कि सर्वप्रथम प्रभाव क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है एवं उसकी निगरानी के लिए एक नेटवर्क स्थापित किया जाता है और प्रस्तावित परियोजना स्थल की परिधि के 7 से 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की विशेष रूप से जांच कर ली जाती है। ठीक है, तो ये पहला घटक होना चाहिए। दूसरा घटक है ध्वनि शोर पर्यावरण, ध्वनि या शोर पर्यावरण। इसके अंतर्गत क्या होगा कि शोर के वर्तमान स्तर की जांच की जाएगी एवं प्रस्तावित परियोजना के कारण भविष्य में होने वाले शोर के स्तर का अनुमान भी लगाया जाता है और साथ ही दोस्तों शोर के स्तर में किसी भी प्रत्याशित वृद्धि के साथ पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों की पहचान की जाती है। ठीक है, तो दूसरा चरण होना चाहिए। और तीसरा घटक जो है वो है जलीय पर्यावरण। इसमें प्रस्तावित परियोजना के क्षेत्र में मौजूद जो सतही एवं भूमिगत जल संसाधनों की मात्रा या गुणवत्ता है उसका अध्ययन किया जाना चाहिए और पर्यावरण में परियोजना में पानी के उपयोग किए जाने से जल संसाधनों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव एवं प्रस्तावित क्रियाकलापों से अपशिष्ट जल में होने वाले मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों का आकलन जो है हमें जलीय पर्यावरण के अंतर्गत करना चाहिए। अब जैविक पर्यावरण का घटक क्या है, तो दोस्तों परियोजना के प्रभाव क्षेत्र के अंदर अवस्थित जो जीव होते हैं वो चाहे पादप हो या जंतु हो, उनका सर्वेक्षण किया जाता है ताकि प्रस्तावित परियोजना के कारण होने वाले गैसीय उत्सर्जन एवं अपशिष्ट जल के निर्गमन के कारण उनके ऊपर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का भी आकलन किया जा सके। उसके बाद भूमि पर्यावरण एक घटक होता है महत्वपूर्ण। इसके अंतर्गत दोस्तों प्रभाव क्षेत्र में भूमि की विशिष्टताओं, मौजूदा भूमि के उपयोग प्रतिरूप, स्थलाकृति परिदृश्य एवं अपवाह प्रतिरूप का अध्ययन
किया जाता है। और नेक्स्ट है दोस्तों सामाजिक आर्थिक एवं स्वास्थ्य पर्यावरण। इसमें प्रभाव क्षेत्र में जननांकिकी एवं सामाजिक आर्थिक आंकड़ों का एकत्रण, रोग विज्ञान संबंधी आंकड़े जैसे चाहे मलेरिया हो, फ्लोरोसिस हो, फाइलेरिया हो, कुपोषण आदि का एकत्रण कर उनसे पड़ने वाले संभावित प्रभावों का आकलन किया जाता है। और नेक्स्ट जो है दोस्तों होता है जोखिम आकलन, जिसमें हम ध्यान रखते हैं कि जोखिम की पहचान के लिए जोखिम सूचकांकों, जोखिम विश्लेषण, प्राकृतिक आपदाओं की संभावना आदि सूचकांकों का हम सहारा लेते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। दुर्घटनाओं से लगने वाली आग, विस्फोट, खतरनाक पदार्थों के लीकेज आदि के परिणामों का विश्लेषण भी इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों पर्यावरण प्रबंधन योजना। इसके अंतर्गत पर्यावरण के प्रत्येक घटक के लिए नियंत्रण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना, शर्तों के अनुपालन के लिए योजना, समय निर्धारण और संसाधनों की आवंटन आदि योजना के लिए प्रारूप तैयार किया जाता है। तो आपसे अगर मेंस के एग्जाम में किसी मेंस में आपसे पूछा जाए, वो चाहे यूपीएससी का हो, ठीक है, या फिर हो यूपी पीसीएस जैसे स्टेट का एग्जाम, अगर मेंस में पूछा जाए कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के कितने घटक होने चाहिए, तो इन जो है कि 8-9 घटकों में आप 5 का भी जिक्र कर देंगे, तब भी आप पूरे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, अब आइए हम बात करते हैं अंत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन जो किन चीजों को डिसाइड करता है। मैंने पहले भी बताया था, लेकिन यहाँ एक चित्र के माध्यम से और समझ लीजिए। ये ट्रांसपेरेंसी, सर्टेनिटी, पार्टिसिपेशन, प्रैक्टिकेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी इससे जो है सुनिश्चित होती है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से। दोस्तों भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की कुछ कमियां हैं, उन कमियों पर बात कर लेते हैं एक एक करके। तो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की पहली सबसे बड़ी कमी है व्यवहारिक कमी। इसमें भारत के अनेक ऐसी परियोजनाएं हैं दोस्तों भारत के अंदर जिनका पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, किंतु वे पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की अनिवार्यता से बाहर है, क्योंकि वे या तो सूची 1 में शामिल नहीं है अथवा उनमें किया गया निवेश अधिसूचना में बताई गई सीमा से कम होता है। और दूसरी जो कमी है वो है विशेषज्ञ समिति की संरचना एवं मानक। इसमें पाया गया दोस्तों कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अध्ययन करने के लिए बनाए गए समूह में विभिन्न क्षेत्रों जैसे पर्यावरणविद, मानव विज्ञानी, समाज विज्ञानी आदि से संबंधित विशेषज्ञों की क्या है, शॉर्टेज है, कमी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखिएगा। प्रभाव आकलन में व्यापक पारिस्थितिकी एवं सामाजिक आर्थिक सूचकांकों की कमी होती है, ये महत्वपूर्ण है। एंड नेक्स्ट है जन सुनवाई। जन सुनवाई में क्या है, तो दोस्तों परियोजना के प्रारंभिक दौर में सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की जाती, जिससे परियोजना के आखिरी दौर में विवादों का सामना करना पड़ता है। अनेक परियोजनाओं जिनका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है वो अनिवार्य जन सुनवाई प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। इसमें आप नर्मदा बचाओ आंदोलन या और भी कई आंदोलन जो पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षा के लिए चलाए गए हैं उनका उदाहरण आप ले सकते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा था, ठीक है, नर्मदा नदी के आसपास बनाई गई परियोजना मुख्य रूप से सरदार सरोवर बांध को लेकर के जो है कि जन सुनवाई की कमी की वजह से इस तरह से जन आक्रोश भी हमें देखने को मिलता है। और नेक्स्ट होता है गुणवत्ता। गुणवत्ता में दोस्तों क्या होता है कि पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया के संबंध में सबसे बड़ी चिंता यही है कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट जो है उसकी गुणवत्ता सबसे बड़ी समस्या है। इसमें क्या है, सामान्यतः रिपोर्ट अपूर्ण होती है तथा संदेहास्पद आंकड़े रिपोर्टों में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो इसलिए रिपोर्ट की गुणवत्ता पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसमें कई ऐसे जो है महत्वपूर्ण पक्ष छोड़ दिए जाते हैं और अनेक महत्वपूर्ण जो सूचनाएं होती हैं इसमें अनुपस्थित रहती हैं। एंड लास्ट है दोस्तों निगरानी, स्वीकृति एवं संस्थागत व्यवस्था, जो बहुत बड़ी कमी है भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो है पर्यावरण में अनेक सामरिक परियोजनाओं, चाहे वो परमाणु ऊर्जा परियोजना हो आदि में राजनीतिक प्रशासनिक कारणों से पर्यावरणीय प्रबंधन योजना को गोपनीय रखा जाता है। आपातकाल में तैयार की गई योजना के बारे में परामर्श नहीं दिया जाता तथा सूचनाएं एवं समुदायों को प्रदान नहीं की जाती सूचनाएं। वर्तमान समय में दोस्तों एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जिम्मेदारी परियोजना के प्रस्तावक पर ही डाली गई है।
अर्थात इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का वित्त पोषण उसी एजेंसी द्वारा किया जा रहा है जिसका प्राथमिक उद्देश्य मंजूरी प्राप्त करना है। अतः इसकी संभावना कम ही है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का अंतिम परिणाम जो है निष्पक्ष होगा। तो दोस्तों ये रही कमियां, ठीक है, जो भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के दौरान आती हैं। अब ये कमियां हैं तो उसके लिए आपसे हो सकता है एग्जामिनर सुझाव मांग ले, तो सुझाव भी आप दीजिएगा, सजेशन दीजिएगा कि भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की कमियों को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले व्यवहार्यता होनी चाहिए, एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए। वे सभी परियोजनाएं जो पारिस्थितिकी तंत्र में व्यापक फेरबदल कर सकती हैं, उन्हें बिना किसी अपवाद के पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा सजेशन है हमारा जन सुनवाई। पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले वे सभी परियोजनाएं जो अब तक जन सुनवाई के क्षेत्र से बाहर थी, उन्हें भी जन सुनवाई के दायरे में लाइए। एंड तीसरा सजेशन है हमारा गुणवत्ता। दोस्तों इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो फोकस है वो प्राकृतिक संसाधनों के अधिकाधिक उपयोग एवं दोहन के बजाय उनके अनुकूलतम उपयोग एवं संरक्षण पर होना चाहिए। वर्तमान में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट काफी कमजोर होती हैं, विशेषकर तब जब वह किसी परियोजना क्षेत्र में जैव विविधता का आकलन करती हैं। इसके अलावा दोस्तों परीक्षण सूची में कृषि जैव विविधता को शामिल किया जाना चाहिए एवं जैव विविधता से संबंधित परंपरागत ज्ञान का भी उपयोग किया जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट है हमारा मंजूरी प्रदान करना। इसमें क्या है कि दोस्तों अधिसूचना में यह स्पष्ट करना चाहिए कि किसी परियोजना के लिए भूमि प्रदान करने का अर्थ यह नहीं है कि उसे प्रभाव आकलन एजेंसी द्वारा पूर्णतः पर्यावरण मंजूरी जो है मिल गई है। मंजूरी प्रदान करने से पहले स्थानीय जनता की सहमति लेना अनिवार्य होना चाहिए। विशिष्ट प्रावधानों की भाषा पूर्णतः स्पष्ट जो है होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट हमारा सुझाव है कि विशेषज्ञ समिति की संरचना। वर्तमान कार्यकारी समिति के स्थान पर विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों एवं साझेदारों से बनी समिति का गठन करना चाहिए, ठीक है। इस समितियों में नियुक्तियां जो होनी चाहिए खुली एवं पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। इसके द्वारा दिए गए निर्णय एवं सलाह जनता के सामने रखना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा निगरानी स्वीकृति एवं संस्थागत व्यवस्था। इसके अंतर्गत ये ध्यान रखना चाहिए कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अधिसूचना में यह सम्मिलित किया जाना चाहिए कि यदि मंजूरी की शर्तों का अतिक्रमण किया गया तो मंजूरी की स्वतः समाप्ति हो जाएगी एवं कठोर दंड दिए जाएंगे। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो भारत सरकार की है उसको अधिक संख्या में क्षेत्रीय कार्यालय खोल देने चाहिए और एक मजबूत निगरानी व्यवस्था की स्थापना करना चाहिए ताकि दोस्तों मंजूरी शर्तों का पालन न करने पर दंडात्मक कार्यवाही करना आसान हो जाए। और लास्ट हमारा सुझाव है भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की कमियों को दूर करने के लिए वो है क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग। जैसे गैर सरकारी संगठन होते हैं, एनजीओज होते हैं, सिविल सोसाइटीज होती हैं जिन्हें हम नागरिक समाज कहते हैं, और भी कई स्थानीय समुदाय होते हैं, उनमें हमें जागरूकता लाना चाहिए और उनकी क्षमता निर्माण का कार्य भी किया जाना चाहिए ताकि दोस्तों वे स्थानीय पर्यावरण एवं जीवन पर पड़ने वाले परियोजनाओं के संदर्भ में परामर्श देकर बेहतर निर्णय लेने में योगदान कर सके, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आप लोग एनवायरमेंट असेसमेंट की जो कमियां भारत के अंदर हैं उसके अंदर लिखेंगे तो निश्चित तौर पे आप लोगों को एग्जामिनर भरपूर नंबर प्रोवाइड कराएगा। दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर आपको सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से संबंधित जो है कि प्रश्न मिलेंगे जो कि 2020 में, 2014 में और 2013 में पूछे गए हैं, ठीक है। और ये वाले प्रश्न को लिखने के लिए आपको जो है कि टेलीग्राम चैनल पर मैं कुछ डेटा शेयर कर दूंगा, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों अब आइए हम जो है कि एनवायरमेंट असेसमेंट हो या एनवायरमेंटल एडॉप्टेशन, उससे प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा सवाल पीवाईक्यू के अंदर नहीं थे और न ही कोई बेहतरीन सवाल थे, इसलिए हमने नहीं लिए। हमने अपनी तरफ से पर्यावरण एडॉप्टेशन और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग आराम से वीडियो को रोक रोक करके क्वेश्चंस को करके अपनी प्रैक्टिस को मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ जाइए। जैसे पहला सवाल हम आपके ट्रायल के लिए करते हैं, पर्यावरणीय अनुकूलन का क्या अर्थ है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें आपको एक 1 बाय 1 पढ़ना चाहिए, सही ऑप्शन को
टिक कर देना चाहिए। ठीक है, हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर ए है। कह रहा है कि पर्यावरणीय अनुकूलन का क्या अर्थ है। पहला ए कहता है कि जैविक जीवों का अपने पर्यावरण के अनुसार ढलना, बी कहता है पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन, सी कहता है प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी और डी कहता है औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। तो हमारा पहला वाला जो आंसर है वो सही हो जाता है। इसी तरह से यहाँ सवाल भी दिए गए हैं, कैक्टस के पौधे का जो है विशेष लक्षण पर सवाल पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको जो है पढ़ करके सवालों को करते हुए आगे बढ़ जाइए। ठीक है, इसी तरह से सामाजिक अनुकूलन जो एडॉप्टेशन के प्रकार हैं उन पर क्वेश्चन है। शीत निद्रा, शीत निष्क्रियता यानी हाइबरनेशन से सवाल आपके लिए है, अनुकूलन से सवाल है, मृदा अनुकूलन सॉइल अनुकूलन से सवाल है और उसका जवाब नीचे दिया हुआ है, आप लोग आराम आराम से करके आगे बढ़िए। उसी तरह से जो है कि असमतापी प्राणियों की विशेषता पर सवाल, असमतापी प्राणी कौन से होते हैं, समतापी प्राणियों की विशेषता से सवाल और समतापी प्राणी कौन होते हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। आप जो है कि एक एक क्वेश्चन को आराम से रुक रुक करके वीडियो पॉज कर करके करते हुए आगे बढ़ जाइए। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये सवाल है, बड़ा बेहतरीन सवाल है। तो इसका जवाब ABCD में है और इसका जवाब जो है वो बी है कि विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करना। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आप लोग कर लीजिएगा। पर्यावरणीय प्रभाव आकलनों से हमने ठीक ठाक मात्रा में क्वेश्चंस यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, जिससे आपकी जो कंटेंट के प्रति समझदारी है वो थोड़ी सी और अच्छी हो सके। दोस्तों, कौन सी एजेंसी भारत में ऐसी है जो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के संबंध में अनुमोदन प्रदान करती है, तो वो है दोस्तों पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार। इसी तरह से पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के लिए कुछ और भी सवाल आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप लोग आराम से सवालों के जवाब जो है देते चलिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आज का क्लास है वो कंप्लीट होता है। दोस्तों इन क्लासेस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा समय लगती है, इसलिए हम आपसे हमेशा गुजारिश करते हैं कि यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ पूरी प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिए। एनवायरनमेंट की इतनी कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर इतना ही इस क्लास में, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत।